हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, लेखपाल का एग्ज़ाम की डेट आ गई है 19 जून को। आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है। ठीक आज से हम ये मानते हैं कि आपके लेखपाल एग्ज़ाम के लिए 1 महीना रह गया है। ठीक है, इस 1 महीने में इस तरह की तैयारी कीजिए, आप दमदार तैयारी कीजिए। इस बार का लेखपाल का परीक्षा आपके किसी भी हद से, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो तैयारी बिल्कुल जम के करिए, बिल्कुल मेहनत के साथ करिए। ठीक है, हमारे जो 5-6 चैप्टर बाकी रह गए हैं उसको हम इसी 30 मई के पहले पहले पूरे चैप्टर हम फिनिश करा देंगे और लगभग बचे 15 दिन में आपके दमदार हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। बेफिक्र रहिए, आपकी ग्राम समाज विकास जनरल हिंदी का सिलेबस हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। हमारी साथ में आप करंट अफेयर्स की क्लास भी देखते रहिए। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी लेखपाल में आने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने देखिए अब हमने क्या कर दिया है, पीपीटी के माध्यम से, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको करंट अफेयर्स का वीडियो डेली मिल रहा होगा, हिंदी का भी मिल रहा होगा, ग्राम समाज एवं विकास का भी मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों के पास क्या होता है, इंटरनेट की सुविधा थोड़ा असुविधा कारण, यानी किसी के पास नेट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो 144 या 240 पे देखता है लगभग सभी बच्चे। जो 360 480 पे क्या होता है, वीडियो बोर्ड वाला पूरी तरह से विजुअल होता है, अच्छे से स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। अब उसके पास ज़्यादा नेट नहीं होता है तो क्या करता है, बच्चा सोचता है कि तो 144 या 240 पिक्सल पे हम इस वीडियो को देखें। तो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो को आपको क्लियरिटी नहीं दिख पाती, जिससे आपको जो बोर्ड पे लिखा होता है वो साफ साफ आपकी स्क्रीन पर नज़र नहीं आता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हमने सोचा आपके लिए वीडियो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें बोर्ड में ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हम वहाँ पे पीपीटी तो बना देंगे, आपको बता देंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हिंदी के हैं जो बोर्ड में पढ़ाने में ही बच्चों मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हमारा एक नया चैप्टर आज हम आपके लिए लेके आए, समास। कल की क्लास में लोकोक्तियां पढ़ा, यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। आज के सेशन में हम लोग आपके लिए समास चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, आइए समास पढ़ते हैं। समास होता क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, समास कितने प्रकार के होते हैं, हर एक समास के एग्जाम्पल, समास पहचानने के नियम क्या है, कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में आ जाएगा कि ये समास कौन सा है। आइए उन सब कमियों को, उन सब चीज़ों को आज क्या करेंगे, निकाल फेंकेंगे। जो जो आपको समास में अभी तक परेशानियां थी वो आज से परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। समास को बड़े आसानी ढंग से आप समझ पाएंगे। ठीक है, कि समास को पहचानने की ट्रिक क्या है, नियम क्या है। ठीक है, एग्जाम में जैसे ही समास से क्वेश्चन आएगा कि पहचानिए इसमें से कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तो आप तुरंत फट से आंसर टिक कर देंगे, सर हमारा कर्मधारय समास है। बिल्कुल, तो बस इसी वीडियो में, आज इस वीडियो को आपको पूरी तरह से देखना है, पूरे जोश लगा के देखना। अगर जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप कभी भी समास भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं समास चैप्टर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है समास। हो सकता है थोड़ी राइटिंग अच्छी न बने, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उस पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, जो हम बोलेंगे वो तो बोर्ड पे अवश्य लिखेंगे ही। ठीक है, समास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। बच्चों क्या होता है, संक्षेप में लिखना। इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें, कोशिश करेंगे हम बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको सब कुछ आपकी स्क्रीन पर समझ में आए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। ठीक है, यानी कि ब्रीफ में लिखना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संक्षेप में लिखना। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में लिखना। आइए अब इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वन लाइनर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, संक्षेप में लिखना किसी चीज को। ठीक है, ब्रीफ में लिखना किसी भी चीज को। अब आते हैं
परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। समास की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा, ठीक है। परिभाषा समास की है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रही आपकी परिभाषा किसकी? समास की। तो ध्यान रखेंगे, समास का पहला शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। किसी भी चीज को संक्षेप में लिखना ही समास का शाब्दिक अर्थ होता है। परिभाषा के बारे में बात कर लें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाएगा। बच्चों क्या कहलाएगा? सामासिक शब्द कहलाएगा या तो समस्त पद कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे साथ में नोट्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। अब इसको हम रफ करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं समास विग्रह। ये तो हमारी रही समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह क्या होता है, चलिए आइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं जितना भी आज की क्लास में समझाऊंगा पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। समास विग्रह, ध्यान रखेंगे। अब हम लिख रहे हैं समास विग्रह की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। सामासिक शब्दों में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना ही समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच जुड़े, सामासिक शब्दों में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना ही समास विग्रह कहलाता है। आइए हम परिभाषा लिखते हैं। राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है, उससे आप बेफिक्र रहिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको जो बोर्ड पे लिखा है समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। सामासिक शब्दों, सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच
संबंध बताना। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, आइए डेफिनेशन क्या है। सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है बच्चों जी, इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, राम कटोरी। राम कटोरी का अर्थ बच्चों क्या है? राम की कटोरी। राम कटोरी का अर्थ यहाँ पे क्या है? राम की कटोरी। ठीक है, मतलब कि नहीं है? राम की कटोरी यानी कि सामासिक शब्द में, ये आपका सामासिक शब्द या समस्त पद है। ठीक है, इस सामासिक शब्द में जुड़े शब्द के बीच संबंध बता रहा है, यानी कि सामासिक शब्द राम कटोरी है, इसका संबंध क्या बता रहा है? राम कटोरी का कि राम की कटोरी। तो यानी कि सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा एक दूसरा इसका एग्जाम्पल, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। गगनचुंबी। गगनचुंबी, गगनचुंबी का अर्थ यहाँ पे है गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला यानी कि आकाश को चूमने वाला। ठीक है, बच्चों यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सामासिक शब्द लिखा है गगनचुंबी, यानी कि सामासिक शब्द या समस्त पद लिखा है। ठीक है, इन सामासिक शब्द के बीच में संबंध जो हमने बताया, गगनचुंबी का मतलब गगन को चूमने वाला, यानी कि गगन को चूमने वाला, यानी कि यहाँ संबंध बताया जा रहा है समस्त पद के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये समास विग्रह है। यही चीज कहा गया है, सामासिक शब्द में जुड़े शब्द के बीच संबंध बताना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, हाँ लिख लीजिए एग्जाम्पल, इसको भी लिखना हो। सब कुछ स्क्रीन पर विजुअल होगा, हम इतना बड़ा बड़ा खुद ही लिखेंगे। रफ करते हैं जी, बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन डबल टिक करते हैं। हर सामासिक शब्द में, और नीचे हम लिखते हैं ना, हर सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में पूछ सकता है कि हर सामासिक शब्द में कितने पद होते हैं, तो ध्यान रखेंगे हर सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। सर वो पद हमें बता दीजिए। बिल्कुल बच्चों, पहला पद होता है पूर्व पद। पहला पद होता है पूर्व पद, दूसरा पद होता है प्रधान पद। सॉरी, पूर्व पद उत्तर पद। ठीक है बच्चों, हर सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, पूर्व पद और एक कौन सा होता है? उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि पहले वाला, उत्तर पद यानी कि बाद वाला। ठीक है,
पूर्व पहले वाला, उत्तर बाद वाला होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बताया था राम कटोरी। राम कटोरी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, किसकी कटोरी? राम की कटोरी। किसको व्याख्यान किया? सबसे पहला पद इसमें कौन सा है? तो राम यहाँ पे क्या है आपका? पूर्व पद है। लेकिन कटोरी की बात करें तो कटोरी यहाँ पे बच्चों आपको क्या है? ये है उत्तर पद है। ठीक है, तो हर सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि पहले वाला, उत्तर पद बाद वाला। राम कटोरी, राम कटोरी में राम आपका पूर्व पद है, यहाँ पे कटोरी आपका कैसा है? उत्तर पद है बच्चों। ठीक है जी। इनमें एक प्रधान पद होता है, एक क्या होता है बच्चों? गौण पद होता है। एक क्या होता है? प्रधान पद होता है, एक क्या होता है? गौण पद होता है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हर सामासिक शब्द में हमारे दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इनमें एक प्रधान पद और एक गौण प्रधान होता है। इनमें एक प्रधान पद और एक गौण पद होता है। ध्यान रखेंगे, इनमें क्या होता है? प्रधान पद होता है और एक गौण पद होता है। ठीक है सर, प्रधान पद क्या होता है, गौण पद क्या होता है? प्रधान पद के बारे में समझेंगे यहाँ पे और गौण पद के बारे में भी समझेंगे। प्रधान पद क्या होता है, गौण पद क्या होता है? प्रधान पद वह पद होगा जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो। पूरी तरह से प्रभावित हो। ये तो होता है हमारे प्यारे बच्चों प्रधान पद। प्रधान पद वह पद होगा जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो। वहीं पे हम बात कर लेते हैं गौण पद की। गौण पद क्या होगा? वह पद जिससे सामाजिक शब्द सामासिक वह पद जिससे सामासिक शब्द पर बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़े। ये देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा, हमने आपको बताया हर सामासिक शब्द में प्रायः दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। और इनमें एक प्रधान पद होता है और एक गौण पद होता है। प्रधान पद क्या होता है? वह पद होगा जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो। जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो, वो पद प्रधान पद कहलाता है। और गौण पद क्या होगा? वह पद जिससे सामासिक शब्द पर
बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़े उसे क्या कहलाएंगे? गौण पद। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिल्कुल सर। जी बच्चों, ये चैप्टर खत्म होगा, फिनिश होगा आज की क्लास में। बिल्कुल जी, बस आप नोट डाउन करते रहिए। बिल्कुल। अब अगला आते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, समास के प्रकार। समास के प्रकार हम दो तरह से बताएंगे। एक तो नॉर्मल कि कितने प्रकार होते हैं, एक बताएंगे प्रधानता के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले समास के प्रकार के बारे में बात करें। समास के 6 प्रकार होते हैं, यानी कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला नंबर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। सर दूसरा समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो पहला समास अव्ययी भाव समास, दूसरा समास बहुव्रीहि समास, तीसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चौथा समास कर्मधारय समास। अगला समास द्वंद्व समास। इसके बाद एक लास्ट समास है द्विग समास। द्विग समास। तो ध्यान रखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विग समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है बच्चों? अब तक दो द्वि, अब तक दो द्वि। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका हमने बताया आपको। अब तक दो द्वि। ठीक है, अब तक दो द्वि। अब यानी कि आ से अव्ययी भाव समास, बा से आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और ता से आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, का से कर्मधारय, दो से हो जाएगा द्वंद्व, और द्वि से हो जाएगा आपका क्या बच्चों? द्विग समास। तो ध्यान रखेंगे समास के प्रकार 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विग समास। अब तक दो द्वि। ठीक है, हाँ।
ठीक है। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखना समास ही 4 प्रकार के हो जाएंगे प्रधानता के आधार पर। ठीक है, तत्पुरुष समास में ही 2 समास बढ़ जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। ठीक है जी। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। ठीक है बच्चों, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। ठीक, पहला समास प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास आपका होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा समास आपका होगा द्वंद्व समास। इसके बाद चौथा समास आपका होगा बहुव्रीहि समास। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, यहाँ पे फिर तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तत्पुरुष समास को फिर यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन भागों में? एक तो कर्मधारय, कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो प्रधानता के आधार पर यदि पेपर में आ जाता है तो समास के 4 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। फिर तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांट दिया जाता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ठीक है, इसको चार्ट को ड्रा कर लीजिए, फिर हम आगे और बताते हैं आपको। चलिए रफ करते हैं। अभी जो हमने 4 भाग लिखे, इसके पार्ट लिखे, पहले हम लिखते हैं इसको एक तरफ। अव्ययी भाव, ठीक। दूसरा तत्पुरुष,
यहाँ पे बच्चों ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है, ठीक है, जो हम लिखने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्पुरुष के बाद, इसके बाद द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास, इसके बाद बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। बिल्कुल, देखिए अव्ययी भावों में समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान, इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पदी, ठीक है। पूर्व यानी कि पहले वाला पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान। द्वंद्व समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान। अब क्या हो गया, पूर्व हो गए, उत्तर हो गए, तो अब द्वंद्व में क्या होगा, दोनों होंगे, ठीक है। पूर्व पद या उत्तर पद दोनों प्रधान, ठीक है। पूर्व पद या उत्तर पद दोनों प्रधान, ठीक है। अब बहुव्रीहि में क्या होगा, अब तो पूर्व भी हो गया, उत्तर हो गया, दोनों हो गए, अब कुछ ना भी होगा, तो पूर्व पद या उत्तर पद अप्रधान। अप्रधान का मतलब है बच्चों गौण, क्या है, गौण, यानी कि, ठीक है। अप्रधान यहाँ पे क्या है, गौण, ओके जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी गई है आप सभी के लिए। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों प्रधान, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद या उत्तर पद अप्रधान होता है, ठीक है। इस लाइन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और सर इसके बाद हमारा कर्मधारय बचा और द्विग समास बचा, उसमें सर कौन सा क्या पद प्रधान होगा। जब बच्चों वो तत्पुरुष का ही पाठ है कर्मधारय समास और द्विग समास, तो उसका भी उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कर्मधारय और द्विग समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसको। तो अव्ययी में क्या समझा, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या समझा, उत्तर पद प्रधान। और द्वंद्व समास में उत्तर या पूर्व पद दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि में उत्तर पद या पूर्व पद दोनों अप्रधान, अप्रधान यानी कि गौण, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, हमारा पहला समास आता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके समास को हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। अपने 6 प्रकार के समास को समझते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में अभी हमने आपको बताया इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, पूर्व पद प्रधान होता है, इसके हम ब्रैकेट में लिखते हैं पूर्व पद प्रधान, ठीक है, कोई दो राय नहीं, ठीक। इसको सर एक पता है क्या कहते हैं, इसको उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। अव्ययी भाव समास को उपसर्ग वाला समास कहते हैं, उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं।
उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं अव्ययी भाव समास को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। वहीं प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के बाद में आकर जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसे उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं और इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, आइए इसकी पहचान कैसे करते हैं। जैसे किसी शब्द के पहले, यानी कि जिस समास का पहला पद ध्यान रखेंगे, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अनु आ प्रति, अनु आ प्रति, यथा भर यावत, यथा भर आवत, हर आदि से शुरू हो, आदि से शुरू हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। वहां अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान रखेंगे, पूर्व पद प्रधान होता है। उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं अव्ययी भाव समास को, जिस समास का पहला पद अनु, आ, प्रति, यथा, भर, आवत, हर आदि से शुरू हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, भरपेट, प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, यथाशक्ति, आजन्म, ठीक है बच्चों, अनुरूप, आई थिंक मेरी अब बात पूरी आपको समझ में आ रही होगी। जिसका पहला अक्षर यानी कि प्रति, देखिए इस समास का पहला पद प्रति आ रहा है, यानी कि कैसा समास है? अव्ययी भाव समास है। पहला पद क्या आ रहा है? भर आ रहा है, यानी कि कैसा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथा आ रहा है, पहला शब्द क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आजन में आ रहा है, आ रहा है प्रथम शब्द, यानी कैसा समास है? आय। अनुरूप, अनु आ रहा है, यानी कि कैसा पद है? ये सॉरी, कैसा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो जिस समास का पहला पद इन सभी शब्दों से यदि शुरू होता है तो वहां अव्ययी भाव समास होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सर, अब समझ में हमको पूरी तरह से आ गया। और जी बच्चों, आएगा ही, और इसका पहला पद क्या होता है? प्रधान ही होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लास लगभग कम से कम 1.25 घंटे की खिंच जाएगी क्लास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 40 मिनट की क्लास लगभग हो चुकी है। ठीक है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास।
क्लास कितनी भी लंबी खींचे उससे मतलब नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आता है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगला समास हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास हमने क्या बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में हमने आपको क्या बताया कि इसको दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, चाहे वो पूर्व पद हो या उत्तर पद हो। पहली चीज, दोनों पद प्रधान। इसके बाद द्वंद्व समास क्या होते हैं, योजक चिन्ह से जुड़े शब्द होते हैं। योजक यानी कि ये योजक चिन्ह से जुड़े शब्द होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो ध्यान रखेंगे, इसके दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, या योजक चिन्ह से जुड़े शब्द हो, वो क्या कौन समास होता है, द्वंद्व समास होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, इन दोनों शब्दों के बीच में कौन चिन्ह लगा है बच्चों, योजक चिन्ह लगा है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका द्वंद्व समास का यही है कि जिन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। इसके दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। माता पिता यानी कि माता और पिता। ठीक है, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दिन रात, आकाश पाताल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ में सब कुछ आ रहा होगा आपके कि जिसके दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है, और योजक चिन्ह से जुड़े शब्द ही कौन से समास होते हैं, द्वंद्व समास। दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो कैसा समास, द्वंद्व समास। दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा है तो कैसा समास, योजक समास। दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा है, कैसा समास, द्वंद्व समास। दोनों चिन्ह के बीच में कैसा समास लगा है, द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास। दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास। यदि इनका समास विग्रह करते हैं तो माता पिता का समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता, भाई और बहन, राम और लक्ष्मण, दिन और रात, आकाश और पाताल। यानी कि इनका समास विग्रह करने पर ज्यादातर क्या निकल रहा है, और निकल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जी हाँ। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सर। अगला आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जहां दो शब्द मिलकर, बहुव्रीहि समास में क्या है, जहां दो शब्द मिलकर किसी
तीसरे शब्द की ओर इशारा करें, किसी तीसरे की तरफ इशारा करें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जहां दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करें वहां पे कैसा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य तीसरे की ओर इशारा करें वहां पे कैसा समास होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है जी बच्चों, बिल्कुल। जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुव्रीहि समास में हमने आपको क्या बताया था, जहां पे इसके ना उत्तर पद प्रधान हो ना पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि कोई भी पद इसका क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे पहचानने का तरीका यही है कि जहाँ पे दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। ये आप समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अब हम बताते हैं दशानन। दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, नीलकंठ, गजानन, गजानन। ठीक है, गजानन। इसके बाद चक्रपाणि, जी। चलिए देखते हैं कैसे इशारा कर रहे हैं ये चीज। दशानन, दशानन को यदि समास विग्रह करते हैं, 10 है जिसके आनन, यानी कि 10 है आनन है जिसके 10 मुख हैं, तो हमारा यार इशारा गया 10 है मुख, यानी कि रावण के 10 मुख होते हैं। देखो समास विग्रह करने पर एक हमारा क्या हुआ, एक इशारा और आगे बढ़ गया। दशानन 10 है मुख जिसके, यानी 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। ठीक है, तो दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर उन्होंने क्या कर दिया, इशारा कर दिया बच्चों। तो वही तो क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि दशानन यानी कि रावण की तरफ इशारा कर दिया। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। हमें याद आया पीला है अंबर, भगवान श्री कृष्ण का अंबर कैसा है, पीला है, तो हमें याद आ गया यार श्री कृष्ण भगवान का है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसका समान नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ का मतलब हमने याद लगाया नीला है कंठ इसको भगवान शिव का, यानी कि भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का। ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ का नीला है कंठ किसका, शंकर भगवान का याद आ गया हमको, तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर दिए यानी कि। ठीक है, गजानन, गजानन, गजानन का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, गज का आनन, गज का आनन यानी कि हाथी का मुख, हाथी का मुख, हाथी का मुख किसका है, हमें याद आया श्री गणेश भगवान का, यानी गणेश भगवान का हाथी के जैसा मुख है। तो यार तीसरे शब्द की तरफ तुरंत इशारा हमारा चला गया है ना। चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, जिसके हाथ में चक्र यानी कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु भगवान, हमारे तुरंत इशारा गया चक्रपाणि, अच्छा चक्र जिसके हाथ में, तो यार याद गया भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को, तुरंत इशारा गया। तो यहाँ पे कैसे समास है बच्चों, बहुव्रीहि समास है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल कभी भी इनको। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल आपके, चतुरानन हो सकता है, चतुर्भुज, 4 है भुज जिसके अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो ध्यान रखना है दो शब्द मिलकर किसी दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा करें, तो वहां पे कैसा समास हो गया, वहां पे बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको हम रख करते हैं, अब हम अपने आगे समास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला समास कौन सा है, अगला समास है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। सर कर्मधारय समास बताएंगे? जी बच्चों बिल्कुल बताएंगे।
इसका उत्तर पद प्रधान होगा। पहली चीज, उत्तर पद प्रधान होगा। ध्यान रखेंगे, कर्मधारय समास का उत्तर पद कैसा होगा? प्रधान होगा। इसके बाद पूर्व पद कैसा होगा? विशेषण होगा। इसका पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद कैसा होगा? इसका विशेषण होगा बच्चों, ठीक है। और इसका उत्तर पद कैसा होगा? इसका उत्तर पद विशेष होगा। ठीक है, तो उत्तर पद इसका प्रधान होगा, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद इसका विशेषण होगा, उत्तर पद इसका क्या होगा? विशेष होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूर्व पद कर्मधारय समास का विशेषण होता है, वहीं उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। और उत्तर पद ही क्या होगा? इसका प्रधान होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, यहाँ पे नीला है कंठ, कंठ यानी कि किसका? भगवान शंकर का। नील यानी कि नीला यानी क्या? विशेषण। कंठ किसका? यानी कि गले का, यानी कि भगवान शिव का बता रहे हैं। यहाँ पे कंठ क्या है बच्चों? विशेष है। जबकि यहाँ पे नील यानी कि नीला क्या है? पूर्व पद यहाँ पे विशेषण है बच्चों। पूर्व पद यहाँ पे क्या? विशेषण है। कंठ यहाँ पे क्या है बच्चों? विशेष है यहाँ पे। ठीक है, अगला इसी के एग्जाम्पल जैसे पीताम्बर। पीताम्बर अर्थात पीला है अंबर जिसका, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का। पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी किसकी विशेषता बता रहे हैं? अंबर की। कैसी? पीला है। पीला यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों? विशेषण है पीला। विशेषण यानी कि पूर्व पद कैसा होगा? विशेषण होगा। जबकि यहाँ पे अंबर क्या है? विशेष होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अगला बात कर लेते हैं महादेव। महादेव, देव जैसा महान, देव जैसा महान अर्थात भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। ठीक है, भगवान शंकर। देव जैसा महान, महान यानी कि विशेषण बता रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पूर्व पद क्या है बच्चों? विशेषण है। देव क्या है? यहाँ पे क्या है? विशेष है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है यहीं पे, जबकि उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। ठीक है, हाँ सर। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, नील कमल, नीला है कमल जिसका। ठीक है, चरण कमल हो सकता है, कमल जैसे चरण। तो ये सभी क्या है बच्चों? कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बहुत से पेपर में क्या करता है? घुमा लेता है, पूर्ण लेता है, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होगा या पूर्व पद विशेषण हो गया, क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है वन लाइनर में। ठीक है, यही सब चीजें क्या होती है? माइंड को घुमा देती हैं आपको, है ना। उसी कमियों को आज इस क्लास में पूरा क्या करना है? फिनिश करना है। अगला आता है द्विग समास। ठीक है, इसको रब करती है। कौन सा समास? द्विग समास। पहली चीज, द्विग समास में पहला क्या है? दूसरा पद इसका प्रधान होता है। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे,
दूसरा पद प्रधान, यानी कि उत्तर पद प्रधान। जी सर बिल्कुल, दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद इसका क्या होगा बच्चों? संख्यावाचक होगा। इसका पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होगा, जबकि दूसरा पद इसका क्या होगा बच्चों? प्रधान होगा। ये है द्विग समास। क्या है? द्विग समास। दूसरा पद प्रधान, पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं तिराहा, सप्ताह, तिरंगा, नवरात्रि, एक तरफा, तिकोना, दोपहर। बस इतने एग्जाम्पल बहुत है आपके समझाने भर के लिए। तो क्या है कि दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। पहला पद देखिए तिराहा, यानी कि तीन है राह जिसके, तीन है रास्ते जिसके, वो है तिराहा कहलाता है, यानी कि दीर्घ समास है। इसका पहला पद संख्यावाचक है, दूसरा पद इसका क्या है बच्चों? प्रधान है। ठीक है। सप्ताह, दिन होते हैं 7 एक सप्ताह में, सप्ताह, सप्त यानी कि 7। ठीक है। तिरंगा, तीन है रंग जिसके, उसे क्या कहते हैं? तिरंगा। इसका पहला पद देखें, तिरंग, यानी कि 3 रंग वाला। ठीक है। नवरात्रि, 9 दिन की रात्रि। एक तरफा, एक ही तरफ है जो, एक तरफा एक ही तरफ है, जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। तिकोना, 3 है कोने जिसके, उसे क्या कहेंगे? तिकोना। दोपहर, 2 है पहर जिसके, उसे क्या कहेंगे? दोपहर। ठीक है। तो पहला पद हमेशा क्या होगा? संख्यावाचक होगा। दूसरा पद क्या होगा इसका? प्रधान होगा। ठीक है, इसको आपको लर्न कर लेना है। पहला पद इसका संख्यावाचक होगा, दूसरा पद इसका क्या होगा? प्रधान होगा। रफ करते हैं बच्चों। अब अगला आता है हमारा तत्पुरुष समास। लास्ट समास बचा है तत्पुरुष समास। फिर तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। जी, आपकी जानकारी के लिए बताएंगे बिल्कुल। तत्पुरुष समास इसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहली चीज याद रखेंगे, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान, यानी कि उत्तर पद इसका कैसा होता है? प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। ठीक है। इसके बाद तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर का, जैसे हमने कारक में कारक 8 प्रकार के पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पे, संप्रदान के को लिए, संबंध का की के, गरारी रे रे अधिकरण पढ़ा था। ठीक है, इस तरह हमने पढ़े थे। तो हम क्या करेंगे कि तत्पुरुष समास में कर्मधार कर्म कारक, नहीं सॉरी, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटा दें और बाकी के समास विग्रह करेंगे तो सभी क्या होंगे?
तत्पुरुष समास विग्रह होगा। ठीक है, कैसे? विग्रह करने पर, लाइन देखना पढ़ना, हम लिख रहे हैं, विग्रह करने पर कर्ता कारक और संबोधन कारक। भाई अगर विग्रह करेंगे तो यही तो आएगा समाज। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, चम्मच कटोरी, चम्मच और कटोरी। ठीक है, कामचोर यानी कि काम से जो चोरी करे, तो है क्या बच्चों? ये सब कारक ही तो आ रहे भी, तो संबंध बताने के लिए समास विग्रह। तो विग्रह करने पर कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटा दें, को हटा दें, तो बाकी के विग्रह तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, यानी कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटा दें, बाकी के विग्रह कैसे होंगे? तत्पुरुष समास होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। ध्यान रखेंगे, दूसरा पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर यदि कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटा दें, तो बाकी का समास विग्रह तत्पुरुष समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। जैसे अब हम एग्जाम बारे में बात कर लेते हैं। तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास को यहाँ पे हम 6 प्रकार से दिखाते हैं आपको। पहला, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा, कर्ता ने कर्म को करण, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। इसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, आइजन लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा एक आता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, इसमें क्या आता है? कर्म को, थोड़ा इसको डार्क से लिखते हैं ग्रीन मार्कर से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या होगा? के लिए। ठीक है, अपादान यानी किससे, किसके अर्थ पे आएगा? ये आएगा अलगाव के अर्थ पे, से, अपादान से यानी कि अलगाव के अर्थ पे आएगा। वहीं संबंध कारक क्या होता है? का, की, के, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, अधिकरण में क्या आएगा? अधिकरण पे हमारा आएगा में पर। क्या आएगा? में पर। ये हमने कारक में आपको पढ़ाए हुए थे। ठीक है, ओके। तो कर्म तत्पुरुष समास को करण तत्पुरुष समास से के द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, अपादान
तत्पुरुष समास से अलगाव के अर्थ पे, संबंध तत्पुरुष समास का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण तत्पुरुष समास में पर। ठीक है। अब है क्या कर्म तत्पुरुष समास, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण है क्या कि जिस समास तत्पुरुष समास का को से लोप हो जाए समास विग्रह में, वो क्या कहलाता है? कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास विग्रह से कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाए उसे क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। रोग मुक्त है, रोग मुक्त, रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, यानी कि बीमारी से मुक्त हो रहा है, यानी कि बीमारी से अब अलग हो रहा है, बीमारी से क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे कैसा समास है बच्चों? अपादान तत्पुरुष समास है। यदि पेपर में आपसे पूछ लेता है कि रोग मुक्त में कौन सा समास है, तो ध्यान रखेंगे अपादान तत्पुरुष समास है मेरे प्यारे बच्चों। काम चोर, यानी कि काम चोर, यानी कि काम चोर के यानी का अर्थ है काम से जो जी चुराता हो, यानी कि काम से अलग हटना चाहता हो, भागना चाहता हो, अलग होके, यानी कि कैसा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। रोगग्रस्त के बारे में बात कर लें। रोगग्रस्त यानी कि रोग से जो ग्रस्त है, रोग से पीड़ित है, रोग से यानी कि कौन सा कारक आ रहा? कर्ण कारक, यानी कर्ण तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी सर, बिल्कुल। अब इस क्लास में बच्चों हमने आपको पूरा समास पढ़ा दिया। समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा, समास के प्रकार, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमने बताया, एक एक करके अच्छे से आपको एग्जाम्पल बताया, पहचानने की ट्रिक आपको बताई। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हमने समझा दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यदि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन समास से आता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बच्चों आप क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समास को इतने अच्छे से आपने पढ़ लिया है। ठीक है, गारंटी लेता हूं कि जिंदगी भर आप कभी भी समास को तो भूल ही नहीं सकते, इस माइंड से हटा ही नहीं सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे फटाक से पूछ लेता है, सामने खड़ा व्यक्ति यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है समास का, फट से आंसर आप दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे सर अम्बू सर ने हमको बड़े अच्छे से समास पढ़ाया था। ठीक है, हम भी बच्चों छोटे में समास से पहले बहुत डरते थे। समास चैप्टर पढ़ते थे, समझे में नहीं आता था टीचर क्या पढ़ा रहा है, समझे में नहीं आता था। लेकिन जब एक सेल्फ स्टडी करने का तरीका जब मैंने ढूंढ निकाला तो बच्चों उसकी बात ही अलग होती। जब मैंने उसको बड़े अध्ययन से पढ़ा, बड़े गहराई से पढ़ा, तो मुझे समझ में आ गया। तो वही चीज है, एक टीचर के पढ़ाना और पढ़ाने के बाद उसको सेल्फ स्टडी करना, ये बेहद महत्वपूर्ण है बच्चों, और ये आपको करना भी चाहिए, है ना? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको समास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बने रहिए इसी प्रकार से। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, नए जोश नए उमंग के साथ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तब तक के लिए फिर कल मुलाकात होती है। राधे राधे आप सभी को, हर हर महादेव। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।